हेलो बच्चों, आज हम ले रहे हैं कृषिगत आगत एग्रीकल्चरल इनपुट्स। आगत मतलब कि कृषि में किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, कौन कौन सी चीजों को इनपुट्स के रूप में आगत के रूप में हम काम में लेते हैं। आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि हम कौन कौन सी चीज लेंगे। तो मेनली खेती में हम किन किन चीजों को काम में लेते हैं, या तो हम रासायनिक उर्वरक काम में लेते हैं, फिर उन्नत किस्म के बीज लेते हैं, पौध संरक्षण उपाय ले लेते हैं, या कृषि में यंत्रीकरण। इन सारी चीजों को हम लेते हैं एग्रीकल्चर इनपुट्स और कृषिगत आगत के रूप में। अब सबसे पहले लेते हैं रासायनिक उर्वरक। देखो, स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले मतलब हरित क्रांति हमारी जब लागू हुई थी, उससे पहले तक हमारे यहाँ पर रासायनिक उर्वरकों या रासायनिक खाद का कोई प्रयोग नहीं होता था, क्योंकि उस समय तक हम सिर्फ केमिकल अपना जो कहें कि जैविक खाद है या बिना खाद के ही हम खेती करते थे। लेकिन जब भारत स्वतंत्र हुआ, उस समय क्या था, खाद्यान्न के उत्पादन की बहुत कमी थी, लोग भूख से मर रहे थे। तो उस समय सरकार का ये हुआ कि हम बहुत ज़्यादा आयात पर निर्भर करते थे कि किस तरह से खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि की जाए और देश को आत्मनिर्भर बनाया जाए। तो उस समय 1966 में भारत में हरित क्रांति लागू हुई और तब से रासायनिक खाद का प्रयोग जो है देश में तेजी से बढ़ने लग गया। मतलब भारत में 1966 के बाद उन्नत किस्म के बीजों का उपयोग बढ़ने के कारण रासायनिक उर्वरकों की मांग जो है तेजी से बढ़ने लगी, क्योंकि ये जो उन्नत किस्म के बीज थे ये उसी समय लाभदायक थे जबकि रासायनिक खाद का इसमें प्रयोग किया जाए। मतलब इनकी सहायता से उन्नत किस्म के बीजों से क्यों काम में लेते थे, उत्पादन बढ़ाने के लिए। और उत्पादन केवल तभी बढ़ सकता था जबकि ये उन्नत किस्म के बीज जो है उनके उपयोग के साथ साथ रासायनिक खाद को भी प्रयोग मिले। तो रासायनिक खाद का जो उपभोग था 2001 में 197 लाख था, जो 2015-16 में बढ़कर हो गया 267.53 लाख टन। अब इन रासायनिक उर्वरकों में हम तीन खादों को लेते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटास। इनको एक निश्चित अनुपात में काम में लिया जाता है, परंतु वर्तमान में क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा उपयोग हम कर रहे हैं नाइट्रोजन उर्वरक का, जिससे क्या हो रहा है, इन तीनों में असंतुलन पैदा हो रहा है। वो खेती के लिए नुकसान दे रहा है। मतलब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि ये जो हमने खाद बनाया था नाइट्रोजन, पोटास और फास्फेट, इसका मतलब एक निश्चित अनुपात हमको खेती में प्रयोग करना था, परंतु धीरे धीरे क्या हो रहा है, फास्फेट और पोटास तो की उपलब्धता नहीं होने के कारण नाइट्रोजन जो है उस खाद का सबसे ज्यादा उपयोग हो रहा है, जिसके कारण भूमि से में इसका असंतुलन हो रहा है और उपजाऊपन जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। ये जो खाद है इनका उत्पादन निजी क्षेत्र में भी किया जाता है और सरकारी क्षेत्र में, परंतु फिर भी क्या है, रासायनिक उर्वरकों का हमें बहुत ज्यादा बाहर से आयात करना पड़ता है। देश जो है सरकार जो है तेजी से इसके उत्पादन में वृद्धि कर रही है, निजी क्षेत्र भी बना रहा है, सरकारी क्षेत्र भी बना रहा है, लेकिन फिर भी क्या है, जितनी हमारी मांग है रासायनिक उर्वरक की उतना हमारा उत्पादन नहीं हो पा रहा है, इसलिए देश को बाहर से आयात करना पड़ता है, किसानों को उस पर सब्सिडी देनी पड़ती है। और जो पोटास वाला खाद है वो तो पूर्णतया सरकार आयात करती है, मतलब पोटास का हमारे यहाँ पर उत्पादन नहीं किया जाता है। अब आता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जो है, हमने कहा कि रासायनिक उर्वरक जो है निजी क्षेत्र में भी होता है और सार्वजनिक क्षेत्र में। तो सार्वजनिक क्षेत्र में इसकी ये 5 कंपनियां बताई जाती हैं। एक तो हिंदुस्तान फर्टिलाइजर निगम लिमिटेड, केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड, एक है प्रोजेक्ट एवं विकास इंडिया लिमिटेड, उर्वरक व रसायन त्रावणकोर में है ये कंपनी, एक मद्रास उर्वरक लिमिटेड है, ब्रह्मपुत्र घाटी उर्वरक निगम लिमिटेड है, और एक एफसीआई है, अरावली जिप्सम मिनरल इंडिया लिमिटेड करके। तो ये सारी जो कंपनियां हैं ये रासायनिक खाद को बनाती हैं। इनके यहाँ पर हमारे सार्वजनिक क्षेत्र में खाद बनता है। अब आता है कि सरकार की उर्वरक नीति क्या है। तो देश में उर्वरकों से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं कि क्यों उनका उत्पादन कम होता है, उपभोग ज्यादा है, वो या किसानों को पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलते, समय पर नहीं मिल पाते हैं, तो इन सब समस्याओं को हल करने के लिए सरकार ने कुछ प्रयास किए, जिसमें से क्या है, एक हमने कहा कि भारत में नाइट्रोजन, पोटास और फास्फेट इन तीनों का एक निश्चित अनुपात में प्रयोग होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ पर पोटास पूर्णतः आयात होता है, फास्फेट भी नहीं बनता है, इसलिए ज्यादा क्या करते हैं किसान, नाइट्रोजन खाद का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण से इनमें असंतुलन पैदा हो जाता है।
भारत में कृषि में नाइट्रोजन युक्त रासायनिक खाद का अधिक प्रयोग किया जाता है जो भूमि के लिए ज्यादा लाभदायक नहीं है। मतलब ये रासायनिक खाद केवल तभी लाभकारी है जबकि हम इन तीनों को एक निश्चित अनुपात में प्रयोग करें। परंतु चूंकि हमारे पास पोटास और फॉस्फेट जो नहीं है, कमी है उसकी, इसके कारण किसान क्या करते हैं, नाइट्रोजन का ही सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं जो भूमि की उत्पादकता को मतलब ज्यादा नहीं बढ़ा पाता है। भारत में नाइट्रोजन युक्त खाद का अधिक उत्पादन किया जाता है और पोटास और फास्फोरस के लिए आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। इसके कारण से ये तीनों का असंतुलन पैदा होता है। इन रासायनिक उर्वरकों पर सरकार के द्वारा भारी मात्रा में सब्सिडी दी जाती है जिसका भार देश पर पड़ता है ना। मतलब ये जितने भी रासायनिक खाद हैं इन पर सरकार जो है किसानों को सब्सिडी देती है जिसका पूरा बर्डन देश को वहन करना पड़ता है। इसलिए सरकार क्या कर रही है, वर्तमान समय में जैविक खाद को बढ़ावा दे रही है जिससे क्या होगा, एक तरफ भूमि की उपजाऊपन बढ़ेगा, दूसरी तरफ जो फसल पैदा होगी वो ज्यादा गुणवत्तापूर्ण होगी और ज्यादा पैदा होगी। नाइट्रोजन युक्त खाद के अधिक प्रयोग को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने 1 अप्रैल 2010 से पोषण आधारित सब्सिडी देने की स्कीम लागू कर दी। मतलब पहले सरकार क्या करती थी, सभी पूरे खाद पर सब्सिडी देती थी, लेकिन अब उसने उसको परिवर्तित करके केवल पोषण आधारित, मतलब जहां पर जरूरत है केवल वहीं पर सब्सिडी देती है। सभी राज्यों को रासायनिक उर्वरकों के लाभ प्राप्त हो इसलिए सरकार ने क्या कर दिया, उर्वरकों की आयात, उत्पादन, स्थानांतरण, उपलब्धि, वितरण और विक्रय के लिए मॉनिटरिंग की व्यवस्था की है। मतलब कई बार क्या होता है, पहले क्या होता था कि कुछ राज्यों को तो ज्यादा खाद मिल गया, कुछ को नहीं मिला है, तो इसको नियंत्रित करने के लिए भी सरकार ने क्या किया, एक मॉनिटरिंग की व्यवस्था कर दी कि आयात कितना होगा, उत्पादन कैसे होगा, स्थानांतरण उसका कैसे होगा, उपलब्धि, वितरण, बिक्री, इन सारी चीजों पर नियंत्रण रखने के लिए। फिर है, देश के सभी भागों में रासायनिक उर्वरक आसानी से उपलब्ध हो सके इसके लिए रेलवे और सड़क दोनों क्षेत्रों में माल भाड़े की सब्सिडी की व्यवस्था की है। मतलब रेलवे को भी सब्सिडी देती है जो रासायनिक खाद लाता है और रोडवेज को भी, मतलब दोनों को सब्सिडी सरकार माल भाड़े में देती है। जो बहुत दूर के क्षेत्र हैं वहां पर नियंत्रित करने के लिए और उसकी उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार जो है वहां पर कुछ उत्पादित जो क्षेत्र है उनको निर्धारित कर दिया कि उनको वहीं पर ये खाद उपलब्ध करवाना है। सभी गैर यूरिया उत्पादक इकाइयों को गैस यूरिया इकाइयों में बदलने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। तो इस तरह से ये कुछ सरकार की नीति बनाई सरकार ने, किस लिए, कि किस तरह से इस सरकार की उर्वरक नीति का उद्देश्य क्या है कि किस प्रकार से एक तो इस तीनों जो खाद हैं उनका संतुलित प्रयोग हो जिससे मिट्टी को ज्यादा, भूमि को या फसल को ज्यादा लाभ हो। फिर ये कि किस तरह से इसकी आपूर्ति पर नियंत्रण रखा जाए कि कहीं पर कम मिलता है कहीं पर ज्यादा मिलता है, तो उसकी आपूर्ति पर या उसके उत्पादन पर, उसके आयात पर और उसको भेजने पर नियंत्रण करने के लिए मॉनिटरिंग की व्यवस्था की है। इसके साथ ही जो रेलवे और सड़क जो रासायनिक उर्वरकों को ले जाते हैं उनके माल भाड़े की सब्सिडी दी जाती है। इसके साथ साथ सरकार जो है ये जो रासायनिक उर्वरक है इन पर जो सब्सिडी दे रही थी उसका पूरा भार देश पर पड़ रहा है, इसलिए इसको बदलकर सरकार ने क्या कर दिया, पोषण आधारित सब्सिडी कर दी जिससे कि ज्यादा सब्सिडी ना देनी पड़े। और इसके साथ साथ देश सरकार जो है जैविक खाद को प्रयोग करने को प्रोत्साहित कर रही है। अब दूसरी आगत के रूप में आता है इनपुट जो खेती में काम में आता है, वो होता है उन्नत किस्म के बीज। तो उन्नत किस्म के बीज का प्रयोग करने का भी उद्देश्य क्या था कि किस तरह से खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सकें, फसल में उत्पादन को बढ़ा सकें जिससे आत्मनिर्भर बना जा सके। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए हरित क्रांति का उदय हुआ जिसके परिणाम स्वरूप अधिक फसल देने वाले उन्नत किस्म के बीजों का खेती में प्रयोग होने लगा। तो उन्नत किस्म के बीजों का उत्पादन करने, वितरण को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार ने क्या किया, 1963 में राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना की। ठीक है, मतलब सबसे पहले ये हमारे न्यू टाइप में क्वेश्चन आ सकता है कि राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना का उद्देश्य क्या था और कब की गई। तो 1963 में राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना की गई जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था, जो उन्नत किस्म के बीज हैं उनका उत्पादन बढ़ाना और उसके वितरण को प्रोत्साहित करना। इसके साथ ही 1969 में भारतीय राज्य फार्म निगम की स्थापना की गई। फिर अधिक फसल देने वाले बीजों को पर्याप्त मात्रा में तथा उचित समय पर उपलब्ध करवाने के लिए 13 राज्य बीज निगमों की स्थापना की गई।
इसके साथ हरित क्रांति के प्रारंभिक वर्षों में इन उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग केवल उन क्षेत्रों में होता था जहां पर सिंचाई के पर्याप्त साधन उपलब्ध थे। मतलब शुरू में जब हरित क्रांति प्रारंभ हुई, चूंकि ये उन्नत किस्म के बीज के साथ वहीं पर ज्यादा लाभदायक थे जहां पर रासायनिक खाद का ज्यादा प्रयोग कर सकते हैं। रासायनिक खाद का प्रयोग हम वहां कर सकते हैं जहां पर सिंचाई के पर्याप्त साधन उपलब्ध है। इसलिए सबसे पहले शुरू के वर्षों में जो ये था, इन साधनों का प्रयोग, इन उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग केवल वहीं पर किया गया जहां पर सिंचाई के पर्याप्त साधन उपलब्ध थे। फसल की दृष्टि से ये बीज जो थे सारी फसलों में काम में नहीं लेंगे, केवल गेहूं और चावल ऐसी फसलें थी जहां पर इनका प्रयोग सबसे ज्यादा किया गया, क्योंकि ये गेहूं और चावल जो है वो उन क्षेत्रों में बोया जाता है जहां पर सिंचाई की पर्याप्त सुविधाएं हैं, और उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग भी वहीं कर सकते हैं जहां पर सिंचाई है। इसलिए गेहूं और चावल की फसल में इसका प्रयोग किया गया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 2019-20 में इसकी जो 220 जो है नई किस्में पैदा की हैं, और 93 जो है वो बागवानी फसलों की, खेत की फसलों की 220 किस्में और बागवानी फसलों की 93 किस्में जो है नई जारी की हैं। अब है प्लांट प्रोटेक्शन मेजर। इसका मतलब क्या है कि जब हम उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग करते हैं तो उसके कारण जो खेत में जो है ज्यादा खाद का प्रयोग, तो उसमें अनवांछित पेड़ पौधे जो है वो उग जाते हैं। इसके साथ ही कई प्रकार के कीटाणु जो है या बीमारियों को, फसल में बीमारियां हो जाती हैं, तो उन बीमारियों से बचाने के लिए हम प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स या पौध संरक्षण उपायों को काम में लेते हैं, जिससे कि फसल खराब ना हो और ज्यादा उत्पादन दे। भारत में हरित क्रांति के दौरान उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग किया गया, जिसके माध्यम से अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता था। इन अधिक उपज देने वाली किस्मों के विस्तार से कृषि में पौध संरक्षण का महत्व बढ़ने लगा। मतलब हमने रासायनिक खाद ले लिया, उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग किया, तो उससे फसल में उत्पादन बढ़ा, लेकिन उसको बीमारी से बचाने के लिए फिर हमने क्या किया, पौध संरक्षण उपायों को काम में लिया। पौध संरक्षण में उन उपायों को शामिल किया जाता है जिसके माध्यम से फसल को कीटाणु या बीमारी से बचाया जा सके। पौध संरक्षण उपायों को अपनाने से पूर्व इन हानिकारक कीटाणुओं के कारण कृषिगत उत्पादन को अत्यधिक हानि होती थी। मतलब जब तक हम पौध संरक्षण उपायों को नहीं अपना रहे थे तो क्या हो रहा था कि जो हानिकारक कीटाणु थे वो कृषिगत उत्पादन में, जैसे टिड्डी दल वगैरह आते हैं ना हमारे, तो उनके कारण से उत्पादन जो है उसमें बहुत अधिक नुकसान होता था। परंतु वर्तमान समय में जब से हरित क्रांति आई है, जब से हम रासायनिक खाद का प्रयोग करने लगे हैं, जब से हमने उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग किया है, तब से हमने क्या किया है, पौध संरक्षण उपायों को भी काम में लिया है, जिसके कारण से फसल में बहुत फायदा हुआ है। मतलब फसल जो है बीमारी से बच जाती है और जिसके कारण से ज्यादा उत्पादन होता है। अब अगली आगत हम लेते हैं कृषि में यंत्रीकरण या मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कि किसान के द्वारा खेती में किन किन यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो हरित क्रांति से पहले हम ज्यादा यंत्रों का प्रयोग नहीं करते थे, हमारी खेत की बुआई, जुताई, सबका काम जो है वो हल बैल के द्वारा किया जाता था। परंतु उसके बाद जैसे जैसे कृषि में विकास होने लगा, तो हरित क्रांति में क्या किया, जैसे कृषि में भूमि सुधार हुए, जिसके कारण सहकारी कृषि को अपनाया, जिसके कारण हमारे पास बड़े बड़े खेत हो गए जहां पर हम यंत्रों का प्रयोग करके लागत को कम कर सकते हैं। तो हरित क्रांति के बाद भारत में कृषि क्षेत्र में जो है यंत्रों का प्रयोग जो तेजी से बढ़ने लगा। यंत्रों में भी मुख्य रूप से ट्रैक्टर का प्रयोग हुआ। ट्रैक्टर की मांग जो है वो देश में बढ़ने लगी, तो सरकार ने क्या किया, ट्रैक्टर आयात किए। और कृषि क्षेत्र में यंत्रों का वितरण आसानी से हो सके, इसलिए कृषि उद्योग निगम, विभिन्न राज्यों में सरकार ने कृषि उद्योग निगम स्थापित किए, जिनका काम क्या था, ट्रैक्टर हो या कोई अन्य मशीनरी हो, यदि कोई व्यक्ति खरीदना चाहता है तो उसको आसान शर्तों पर उपलब्ध कराई जाए, या उसको किराए पर लेनी है तो किराए पर दिया जाए, या अन्य सेवा केंद्र जो है उनकी व्यवस्था का कार्य करना, यदि कोई और सर्विस किसानों को चाहिए तो उसकी व्यवस्था करना। यद्यपि देश के सभी राज्यों में कृषि में यंत्रीकरण में वृद्धि हुई है, परंतु सबसे ज्यादा वृद्धि जो हुई है पंजाब और हरियाणा में हुई है। तो इसीलिए कहा जाता है कि पंजाब और हरियाणा जो है वहां पर कृषि बहुत उन्नत है, और वहां के किसान जो है वो बहुत ज्यादा अमीर है, आर्थिक स्थिति उनकी बहुत मजबूत है, क्योंकि वहीं पर पंजाब और हरियाणा में पानी की उपलब्धता ज्यादा होने के कारण, वहां के किसान समृद्ध होने के कारण उन्होंने क्या किया, इस हरित क्रांति के कारण जो नई आगतें आई, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना हो, या उन्नत किस्म के बीज खरीदने हो, या पौध संरक्षण उपायों को अपनाना हो, ये इन किसानों ने बहुत आसानी से
क्योंकि इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी, वहाँ पर पानी प्रचुर मात्रा में था, इसलिए उनका प्रयोग ज़्यादा किया। ज़्यादा करने के कारण उनके फसल की उत्पादकता बढ़ी, आय में वृद्धि हुई, इसलिए और ज़्यादा ये समृद्ध हो गए। तो इसलिए इन क्षेत्रों में, पंजाब और हरियाणा में, यंत्रों की मांग भी ज़्यादा बढ़ी है। तो इस तरह से ये लिए हमने कृषि में यंत्रीकरण की, कृषि में इसके साथ ही हमने लिया कि कृषिगत आगतें कौन कौन सी हैं। तो इस लेक्चर में हमने ली कि कृषि के लिए हम रासायनिक उर्वरक का प्रयोग कर सकते हैं, HYV किस्म के, उन्नत किस्म के बीज लेते हैं, पौध संरक्षण उपायों को अपनाते हैं, और उसके साथ साथ कृषि में यंत्रों का प्रयोग। इन 4 आगतों को इसमें हमने शामिल किया है। थैंक यू।